नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल पनादुली। दर्शकों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। इसका हर एक पक्ष इसकी खूबसूरती को बयां करता है। इसी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है रंगमंच। रंगमंच एक मौखिक विधा है जो आपको संसार को बेहतर ढंग से समझने की परख दिखाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे रंगकर्मी मौजूद हैं जिन्होंने नाटक करना तब शुरू किया था जब शायद वो जानते भी नहीं थे कि नाटक होता क्या है। तो उनके विषय में चर्चा करें और रंगमंच के विषय में चर्चा करें। इससे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर अजीत पवार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फोक डिपार्टमेंट, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आपको बताएं कि इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा अभिनय किया है नाटकों में और उसके साथ ही 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। इन्होंने उस वक्त नाटक से एमए किया था जिस वक्त कोई जानता भी नहीं था कि शायद नाटक से एमए हो भी सकता है, और उस दौरान इन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही ईयर में टॉप भी किया, जिसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत, और इसके लिए, इतनी अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने रंगमंच को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सर, शायद जो मैंने आपका परिचय दिया बहुत कम होगा, तो आप बताइए आपका सफ़र किस तरह शुरुआत हुई? धन्यवाद। पहले तो दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। जब मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था शिशु मंदिर में, उत्तरकाशी में, तो उस समय हमारे पाठ्यक्रम में एक नाटक था अंगुलीमाल डाकू जी। तो उसमें मैंने अंगुलीमाल डाकू की भूमिका निभाई और जिसे दर्शकों ने बहुत अच्छा पसंद किया और मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली उससे। उसके बाद फिर मैंने रामलीलाओं में प्रतिभाग किया गांव-गांव में। उसके बाद नवोदय विद्यालय में गया तो वहाँ पर एक मैडम ने एक नाटक का एक दृश्य मंचित करवाया, सीता हरण। तो सीता हरण में मुझे मेरे पतला शरीर देखकर मुझे जटायु की भूमिका दे दी गई और मुझसे जरा जो हैवी लड़का था, दिखने में बड़ा था, तो उसे रावण की भूमिका दे दी गई। तो हुआ क्या कि उससे काफ़ी बार रिहर्सल करवाई मैडम ने, तो उससे अभिनय नहीं हो पाया रावण का। तो मैंने कहा मैडम क्या मैं कर सकता हूँ? उन्होंने कहा करो। तो मैंने नाटक शुरू किया, अभिनय शुरू किया। उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर मुझे रावण की भूमिका मिली और उसे जटायु दे दिया गया। तो इससे मुझे लगा कि मेरे अंदर भी अभिनय की काफ़ी क्षमताएं हैं। तो फिर मैंने इसको और आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर मैं वापस नवोदय के बाद उत्तरकाशी आया और वहाँ पर मैंने कला दर्पण और जो संवेदना समूह जो नाट्य दल है वहाँ पर, उनके साथ काम किया और कई नाटक हमने वहाँ मंचित किए। और उसी सिलसिले में हम लोग HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता होती थी उसमें पार्टिसिपेट किया और हमने अच्छा स्थान भी प्राप्त किया। उसके बाद मेरे अंदर ये जिज्ञासाएं चलती रही नाटक के प्रति और लोगों ने कहा कि आपको कुछ आगे करना चाहिए। तो फिर मैंने पूछ के इधर उधर पता किया तो एक MA इन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, तो वहाँ का मैंने एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम में पास हो गया। फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो अब बड़ी मुश्किल से मौका मिला। मैंने कहा कुछ करना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल थे मेरे पास। तो मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पूरा, क्योंकि एक बार मौका मिला था। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में भी टॉप किया, सेकेंड ईयर में भी टॉप किया। तो फर्स्ट ईयर में टॉप करने के बाद मुझे प्रभात मेडल मिला। सेकेंड ईयर में फिर मेमोरियल अवार्ड, फिर दोनों मिला के मोहन राकेश अवार्ड, और फिर दोनों में पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद करने के लिए मुझे प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया और पुरस्कृत किया गया। तो एक, और उसी दौरान नेट भी किया, PhD भी की, और ये एक यात्रा रही कि किस प्रकार मैं रंगमंच में। हाँ, रंगमंच से आप जुड़े और नाटक कहाँ आपने 4th और 5th क्लास एक नाटक की शुरुआत की थी और आप आज यहाँ तक रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी के दौर आज यहाँ पर बैठे हुए। सर, ये आपका
मन था, आप करना चाहते थे, आपने किया। बिल्कुल। इसमें आपके परिवार का सहयोग आपको कितना मिला? क्योंकि उस दौरान नाटक को कोई इतना समझता नहीं था। आप नाटक में अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, जबकि एक माता पिता चाहते हैं बेटा पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा ऑफिसर बने। उस वक्त परिवार का रुझान कैसा था? कैसे सपोर्ट किया उन्होंने, या फिर कहीं ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे? हाँ, देखो उस समय तो लोग तो यही चाहते थे कि बड़ा अफसर बने। मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन मन नहीं लगा। कोचिंग करने के लिए देहरादून आया, लेकिन फिर भी नाटक हमेशा एक जीवन का एक हिस्सा बना रहा। तो फिर आपकी आत्मा में उस वक्त शायद नाटक रच बस गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर वाले देर में रात को आते थे, जब सब सो जाते हैं, 12-1 बजे तक आ रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, चले गई, ऐसी बरसात हो रही है, घर वाले बोल रहे हैं क्या करते हो नाटक, कुछ आदमी बनो जी कुछ करो लाइफ में। अब मैंने कहा लाइफ में क्या करना है, यही तो है करने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मैंने टॉप किया, अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि हाँ इसमें भी फ्यूचर है जी, इसमें भी कुछ किया जा सकता है। तो फिर मुझे और अधिक सपोर्ट मिला घर वालों का, और फिर मैं आगे बढ़ता गया। परिवार का जब सहयोग मिलता है तो आप और बेहतर करने की ठान लेते हैं। यहाँ से आपने जब असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और आपने बताया था कि आपने एक पाठ्यक्रम वहाँ पे डेवलप किया कि किस तरह आपने तो उस मुकाम को हासिल कर लिया, आप पहुंच गए, लेकिन अब जो आने वाली युवा पीढ़ी है जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे इस विधा को पहचाने? आपने किस तरह वो जो पूरा शेड्यूल था, वो जो पूरा कोर्स था, वो किस तरह डेवलप किया? जब मैं वहाँ पर पीएचडी कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर जो उस समय फोक डिपार्टमेंट खुला, वहाँ पर प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित थे। तो उन्होंने इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आइए, और हम लोग एक कोर्स यहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ हमने फिर एक कोर्स मिलकर सर के साथ एक कोर्स डेवलप किया, मास्टर इन सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर में। और धीरे धीरे फिर वहाँ मास्टर्स खुला, फिर बच्चे लोग वहाँ आए, और आज तक लगातार पढ़ाई चल रही है। सर, नाटक को लेके आपने जब शुरुआती दौर में, जब आपका वक्त था, जब आपने ये कोर्स डेवलप किया, उस दौरान रुझान कैसा रहा थिएटर को लेके? तो देखो शुरू में तो मतलब अभी भी लोग ये सोचते हैं कि इसमें कोई कैरियर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। तो अभी भी अधिकांश लोग यही समझते हैं नाटक ये कोई पढ़ने की चीज़ है, इसमें कोई भविष्य है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, धीरे धीरे नाटक में काफ़ी मतलब बहुत स्कोप है। आज हम ड्रामा इन एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई में ड्रामा आ गया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ड्रामा आ गया है, स्कूल्स में कोर्सेज हो रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स इन ड्रामा खुल रहे हैं। तो काफ़ी, अब एनएसडी है वो भी अपनी ब्रांचेस ड्रामा की खोल रही है। तो ये जो ड्रामा है, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। तो अब धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग फिल्म टेलीविज़न की ओर जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका वो एक्टिंग का कुछ कोर्स करना चाहते हैं, वो प्रोफेशनली इस फील्ड को अब धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो ये है, ये तो हुआ कि प्रोफेशनली आप उस फील्ड को अपना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको शिक्षा का, क्योंकि आपने कहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक अभिन्न अंग हम कह सकते हैं कि रंगमंच है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आपको बहुत बेहतर इंसान भी बनाता है, आपको सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है उसको और बेहतर कर रहा है। तो आपको लगता है कि शिक्षा के साथ भी इसको और बेहतर जोड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल जोड़ना चाहिए। देखो बीएड है, हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में बीएड का कोर्स चलता है 2 साल का। तो उसमें क्या है, ड्रामा इन एजुकेशन एक पेपर है जी। तो वो गवर्नमेंट के द्वारा उसमें लागू किया गया कि जो भी टीचर्स ट्रेनिंग दे, बच्चों को शिक्षा दे, तो वो ड्रामा के तरीके से दे। ड्रामा कैसे बच्चों को ड्रामा के तरीके से पढ़ाया जाए, उनको कहानी सुनाया जाए, उनको कथाएँ सुनाई जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो दिल्ली हो, देहरादून हो, कानपुर हो, चंडीगढ़ हो, बड़े बड़े स्कूल्स में, खासकर जो प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ ड्रामा के स्पेशली टीचर रखे जाते हैं और उनको अच्छी सैलरी भी दी जाती है। तो धीरे धीरे क्या है, ड्रामा एजुकेशन में आ रहा है, और गवर्नमेंट में तो इसको सिलेबस के रूप में रखा है, एक इलेक्टिव कोर्स के रूप में रखा है, और धीरे धीरे इसको रेगुलर भी करेगी। तो ये है आगे। सर, जैसे हम नाटक की हम बात करें, यहाँ पे एजुकेशन से तो जोड़ा जा रहा है, हाँ। लेकिन माइंडसेट बहुत जरूरी होता है किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि हमारा जो युवा है या जो हमारे बच्चे हैं, उनका माइंडसेट इस तरह डेवलप है? क्योंकि जो फिल्म क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या जिनके अंदर, जैसे आपने कहा आपने भी उस वक्त नाटक को पढ़ा नहीं था जब आपके अंदर नाटक था, तो ऐसे में जो इस क्षेत्र की तरफ जाना नहीं चाहता या जो समझ नहीं पाता, अगर इसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है तो क्या वो इससे जुड़ेगा? देखो जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा। देखो इसके लिए तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि
उसका इंटरेस्ट क्या है। सपोज मेरा जो इंटरेस्ट है, उस समय मेरा इंटरेस्ट था और मैं इतना दूर गया चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए, तो अब क्या है, अब तो कोर्स आपके नज़दीक है। आपको लगता है अगर आपका इंटरेस्ट सचमुच ड्रामा में है तो आप उस कोर्स को करिए, सीखिए और फिर लोगों को सिखाइए। तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा और उसके माता का पिता का भी उसको सपोर्ट मिलेगा और वो उसमें कैरियर भी दिखेगा। आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है, वो तो नसरुद्दीन शाह हो, ओम पुरी हो, अनुपम खेर हो, किरण खेर हो, ये इन लोगों ने भी पढ़ाई की है ड्रामा की। अब जैसे किरण खेर है, अनुपम खेर है, ये लोग वहीं से पास आउट है जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। उस समय ड्रामा का 1 ईयर कोर्स था, डिप्लोमा का। तो इन्होंने वहाँ गए और वहाँ से कोर्स किया। देखो, अगर इनके अंदर ललक नहीं होती तो वहाँ नहीं जाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने इंटरेस्ट को खोजें जी, और उसके लिए मेहनत करें, खूब पूरे जी जान लगाए, तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो तब जाके, और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया आपको मानेगी, हाँ आप सचमुच इसमें बेहतर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा था कि आपके परिवार ने एक वक्त था जब आपको कहा था कि बेहतर इंसान बनो, नाटक करके आप क्या करोगे। ऐसे ही नाटक हमारी बहुत प्राचीन विधा है। इसको अगर हम बात करें कि वेदों में भी कहीं ना कहीं इसका वर्णन है। बिल्कुल। वो वक्त कैसा था जिस वक्त इसे वेदों में भी स्थान दिया, लेकिन हम नहीं समझ पाए वेद में कितना महत्व इसे दिया गया है। देखो, 4 वेद हमारे पास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन एक पंचम वेद है, वो है नाट्यशास्त्र, और इन 4 वेदों से निकलकर बना है नाट्यशास्त्र। इसमें एक श्लोक भी है, जाग्रह पाठ्यम ऋग्वेदात् साम्यभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाभिनयना रसानार्थवर्णादपि। तो जो 4 वेद है, इनमें से इन 4 को मिलाकर एक पंचम वेद की रचना की गई नाट्यशास्त्र। और आज बहुत कम लोगों को पता है कि नाट्यशास्त्र एक वेद है और आज वो हमारे सामने है। तो हमें तभी पता चलेगा जब हम थोड़ा इसमें पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और आज उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। भारत से बाहर नाट्यशास्त्र को पढ़ाया जाता है, उसमें 37 अध्याय हैं। सर, भारत से बाहर नाट्यशास्त्र को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिसका हमारे 4 वेद हम सबको पता है। लेकिन अगर 5वां वेद, अगर आप कह रहे हैं नाट्यशास्त्र है, 5वां वेद है, हमें अगर उसके बारे में पता ही नहीं है तो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। दुखदाई, बिल्कुल। तो ये सब तभी होगा जब हम ड्रामा को एजुकेशन से जोड़ेंगे। और ये मेरी भी, ये सब यही चाहते हैं कि सरकार या जो संस्थान है वो ड्रामा को एज अ पार्ट, रेगुलर सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशन में जोड़े। तब जाके हम अपने वेदों को, पुराणों को, लोक गाथाओं को, लोक नाटक को समझेंगे। ये लोग जो संस्कृत में पुराने नाटक लिखे गए हैं, जो कि हमारी लोक संस्कृति की झलक है, उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि हमारी लोक संस्कृति, लोक गाथाएं जो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार में है, ऐसे में नाटक किस तरह उनका संरक्षण और संवर्धन कर सकता है? देखो, इसमें हम लोगों ने जो संवेदना समूह है उत्तरकाशी में, वहाँ हमने अपने आसपास की जितनी भी लोक गाथाएं हैं, वो चाहे नरू बिजुला हुआ हो या कचड़ू देवतरा हो या फिर माधो सिंह भंडारी रहा हो या तीलू रोतेली रहा हो, इन सबको हमने अपने नाटकों के माध्यम से उनका मंचन किया है। वो जीतू बगड़वाल रहा हो, और नई पीढ़ी को, नए बच्चों को नाटक के माध्यम से अपनी लोक गाथाओं को, अपनी लोक संस्कृति को रूबरू करवाया है। क्योंकि देखो, किताब के माध्यम से ठीक है, बच्चा ने पढ़ा और भूल गया, लेकिन जब वो नाटक देखता है, जीवंत उसको देखता है, जीवंत देखता है, उस चरित्रों को देखता है, तो उसके प्रभाव को जब वो अपने मन में डालता है तो उसको प्रेरणा मिलती है, उसको बहुत आसानी से वो चीज को समझता है। तो नाटक, ये नाट्य कला एक बड़ा सशक्त माध्यम है किसी चीज को समझाने के लिए। ये जी बिल्कुल। तो अगर हम इसमें बात करें कि लोक गाथाओं को अगर हम नाटक के माध्यम से बार-बार इनका मंचन करते रहते तो इसकी कहीं ना कहीं जो छाप है वो हमारे जो युवा पीढ़ी है या फिर हमारे बच्चे हैं उनके मस्तिष्क में जरूर होगी, क्योंकि हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें संस्कृति समझाते हैं, हम कहते हैं हमारी संस्कृति धरोहर ये है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप नाटक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर इन नाटकों में इनका प्रतिभाग, ये बच्चे भी प्रतिभाग करें तो बेहतर हो सकेंगे, उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा, उनकी सोच बेहतर हो सकेगी? बिल्कुल। देखो, नवोदय विद्यालय पोखाल में मैंने वहाँ पर 2 नाटक मंचित करवाए। जी।
वो थे, एक तो माधो सिंह भंडारी और दूसरी थी तीलू रोतेली जी। तो उसमें जो नवोदय विद्यालय के जो माइग्रेट बच्चे थे जो पंजाब में रहते हैं, वो जब यहाँ रहते थे तो उनको उनके सिलेबस में ये था कि आप इनको कोई रीजनल स्टोरी या रीजनल जो लोक गाथाएं हैं उनको उसको समझाए और नाटक के माध्यम से। तो मैंने उन बच्चों के साथ तीलू रोतेली एक नाटक मंचित करवाया, करीबन 10 से 15 दिन की एक वर्कशॉप जी। उसमें हमारे एक साथी दिनेश भट्ट जी भी थे। हम लोगों ने मिलकर एक वर्कशॉप करवाई और वहाँ पर तीलू रोतेली जो नाटक था उसको मंचित करवाया, और जिससे बच्चों को, पंजाब का रहने वाला बच्चा ने ये समझा ये तीलू रोतेली कौन है, अच्छा ये तो पौड़ी की रहने वाली, उसने क्या किया, उसने वही काम किया जो झांसी की रानी ने किया। तो उसके अंदर भी एक चीज आई कि हाँ नहीं, उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे भारत में जानी जा सकती है। तो उससे उन बच्चों को यहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति को समझने का एक अवसर मिला नाटक के माध्यम से। और आज जब कभी भी भविष्य में कभी वो नाटक करेंगे तो निश्चित रूप से उनको ये याद आएगा कि नाटक कैसे किया जाता है, कैसे रिहर्सल होती है, कैसे टीम वर्क होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वो एक आदमी के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी आवाज़, पहले तो उनको उच्चारण के लिए आवाज़ तैयार करना, ऊंचा बोलो, मंच पर कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती रहती है और वो उसको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं जी। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नाटक भी बच्चों की ट्रेनिंग के साथ। जी बिल्कुल सर, आपने इसमें एक बात कही, टीम वर्क। हाँ। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि एकाकी परिवार है, हर कोई बच्चा अलग खेलना पसंद करता है, अपने आप में गुमसुम रहना पसंद करता है, अपनी चीज़ों के साथ रहना। ऐसे में टीम वर्क की जो भावना कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। सबसे पहले हमें ये बहुत जरूरी है कि इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक युवा के अंदर यह है कि हमें साथ में रह के कोई कार्य करना है। तो ऐसे में नाटक बहुत प्रभावशाली हो सकता है। बिल्कुल, देखो हमारे वेदों में भी कहा है, पंचम वेद में नाट्य शास्त्र में खुद भरत मुनि ने कहा है कि ये जो विधा है ये लोगों के बीच से निकली और लोगों के लिए है। एक अकेले व्यक्ति ने नहीं, हमारी जो लोक गाथाएं हैं, लोक नाट्य है, वो क्या है, वो लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है। तो जो नाटक विधा है वो एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं है, उसमें एक पूरे समूह की आवश्यकता है। जब तक लोग मिलकर, जैसे स्पोर्ट्स है जी, क्रिकेट है, फुटबॉल है, टीम वर्क है, वैसी नाटक में एक टीम वर्क है, एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। जब तक व्यक्ति के अंदर ये चीजें नहीं होंगी तब तक वो एक बेहतर अभिनेता या मंचन नहीं कर सकता नाटक के अंदर। तो उसके लिए पहले जरूरी है टीम वर्क, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या है, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो आपस में जब तक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अच्छी टीम वर्क नहीं होगी, आप बेहतर मंचन नहीं कर सकते, एक बेहतर अभिनेता नहीं बन सकते हैं। कहते हैं कि एक अच्छा अभिनेता होने से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। तो ये हमको नाटक सिखाता है कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए। जी सर, बिल्कुल। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाटक की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नाटक एक बेहतर इंसान आपको दे रहा है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि हम उस नाटक को, इतनी पुरानी विधा है, 5वां वेद है हमारा नाटक, लेकिन हम उसे वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए? क्यों ऐसा है कि आज भी कहीं ना कहीं नाटक खुद स्ट्रगल कर रहा है? देखो ये तो हमेशा से ही रहेगा, मतलब नाटक क्योंकि ये एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है, मतलब पर इसमें अभी तक क्रांति नहीं आ पाई शायद। नहीं, क्रांति तो हमेशा रही, मतलब जब तक मनुष्य रहेगा धरती पर तब तक नाटक रहेगा। ये लाइव है, आपके पास एक्सक्यूज नहीं है देने का। जब से इंसान था तब से नाटक है, जब तक इंसान रहेगा तब तक नाटक रहेगा। लेकिन क्यों वो प्लेटफॉर्म नाटक को नहीं मिल पाया? देखो नाटक क्या है, एक लाइव है, ऐसा कुछ नहीं कि आपने प्लेटफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं, हमारी लोक नाट्य परंपराएं, वो रामलीला है, पांडव लीला है, जात्रा है, बंगाल की हो, महाराष्ट्र की हो, ये कितनी समृद्ध है, ये समृद्ध है। तो आज भी ये चली आ रही। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो हमारा मॉडर्न ड्रामा है, इंडियन ड्रामा है, भारतीय रंगमंच है, वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा प्राचीन नाट्य है, जो हमारे लोक नाट्य, वो तो बहुत समृद्ध है ना। तो ये है कि हमने उस लोक नाट्य से सबक नहीं सीखा, इसलिए हमारा जो नाटक है वो पीछे रह गया। हम क्या हुआ, हम कॉपी करते रहे वेस्टर्न की, किसी और नाटक की, और उससे क्या हुआ, ना हमारा अपना रह पाया, ना वो कॉपी कर पाए। तो हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो नाटक इतना डेवलप नहीं हो पाया, उसका सबसे बड़ा कारण है हमने अपनी लोक विधाओं को साथ लेके नहीं चले।
हमने ये नहीं देखा जो हमारी यहाँ की लोक संस्कृति है, वो चाहे पांडव लीला हो या हिल यात्रा हो या फिर नौटंकी हो, स्वांग हो, ये जो हमारे मंडाण गाए जाते गीत, लोकगीत है, लोक नृत्य, उनको लेके हमने कभी काम नहीं किया। सर क्यों नहीं किया? नहीं, ये तो सब पे निर्भर है। अभी भी लोग, जैसे मैंने कहा कि मैंने तो लोग बहुत कम मात्रा में अभी भी ऐसा हो रहा है। ये इसका कारण ये है कि हम शोध नहीं कर पा रहे। हमने कहा ठीक है, हमने एक लोक गाथा को लेना है, उसका मंचन के कहीं हमने नाटक देखा और मंचित कर दिया, लेकिन हमें खुद उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। माना आपने अगर जीतू बगड़वाल नाटक का मंचन करना है तो उस जीतू बगड़वाल के नाटक को मंचन करने के लिए हम लोग उस गांव में गए और वहाँ कहानी पूछी, लोगों से मिले, बताओ इसके बारे में क्या कहानी। और जब हम ऐसा शोध करते हैं, खोजते हैं कि इसकी लोक गाथा की नींव क्या है, तब एक बेहतर मंचन की ओर हम बढ़ते हैं। लेकिन अब हम क्या हो रहा है कि हमको रेडीमेड चाहिए, सब कुछ रेडीमेड, स्क्रिप्ट कोई हमें दे दे, हम उसका नाटक का मंचन कर दे। तो हमें ज़रूरत है रिसर्च करने की, खोज करने की। देखो, नाटक एक खोज है, एक यात्रा है, इसलिए लंबा समय, लॉन्ग टर्म है, इतना बहुत अधिक डेवलप उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से फिल्म टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो गई है। तो आज फिल्म नाटक का कंपटीशन फिल्म से हो गया है। तो ये संघर्ष हमेशा रहा है नाटकों के साथ, पहले से ही रहा है। मतलब जब कई सदियां आए तो लोगों ने नाटक को, सबसे पहले जब की भी दमन हुआ है तो नाटककारों का दमन हुआ है। क्यों? वो अपने उग्र संवादों के साथ सरकार के सामने आता, अपनी बात को रखते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सर नहीं, उनको बंद करो, कोई इनको अनुदान नहीं देगा, कुछ स्कॉलरशिप, कोई फेलोशिप नहीं। तो ये भी एक कारण रहे हैं। और आज जब भी जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स है उसमें नाटककारों के लिए, मंचन के लिए कोई बहुत बड़ा अनुदान नहीं है। वही बात है कि सुविधाएं इतनी नहीं है कि हम नाटक को और ज्यादा प्रमोट कर पाते या फिर एक ऐसा मंच दे पाते कि नाटक जो विधा है, आज जिस तरीके से फिल्म, टेलीविजन जिस तरीके से इतना आगे बढ़ गया, कोई भी नाटक में अगर आना चाहता है तो इसलिए आना चाहता है कि मैं इतना अच्छा अभिनय नाटक में करूं, मैं इतना अच्छा अभिनेत्री या अभिनेता बन जाऊं कि मुझे फिल्म मिल जाए, बिल्कुल, या मुझे कोई अच्छा सीरियल मिल जाए। क्यों आप नाटक को इतना बेहतर नहीं बना पाते कि आप ये सोचे कि आपकी जो पहचान हो वो नाटक के माध्यम से ही हो? बिल्कुल। देखो नाटक क्या है, टाइम टेकिंग वाला है, एक रिहर्सल चाहिए, 1 महीने की रिहर्सल। मतलब वही है कि आपको थोड़ा ठहराव चाहिए, टाइम टेकिंग। आज के वक्त में कोई रुकना नहीं चाहता, ठहरना नहीं चाहता, ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है। कोई चाहता है कि मैं बस जल्दी से मैं कुछ कैसे मैं छा जाऊं, और उसके लिए यूट्यूब और फेसबुक ये सबसे सस्ते साधन है। आपने खट से कोई वीडियो बनाया, डांस किया और कहीं आपको ये लगता है कि जिस तरह यूट्यूब में आजकल छोटी छोटी वीडियोस लोग अपलोड कर देते हैं, उससे वो फेमस हो जाते हैं, उन्हें लाइक्स मिलते हैं, उससे वो फेमस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है नाटक को? देखो, इनका होना तो जायज़ है। देखो, अब फेसबुक, व्हाट्सएप ये अपनी जगह है, लेकिन नाटक ये ज़रूरी है कि इन्होंने थोड़ा दशक कम किए, थोड़ा बहुत अब हर कोई घर बैठे बैठे देखना चाहता है हर चीज। वही बात है कि नाटक देखने के लिए आप किसी प्रेक्षागृह में कोई नाटक करेंगे, आपको मंच में एक नाटक की पूरी टीम दिख रही है, वहां तक आपको पहुंचना भी होगा। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं नाटक कर रहे हैं, वहां एक लिमिटेशन होगी, कितने गेस्ट आ सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी जगह पे नाटक कर रहे हैं, अगर आपका आधे घंटे का नाटक 50 या 100 लोग देख रहे हैं तो वो सिर्फ उन 100 लोगों तक ही आपकी बात पहुंच पाई। उस जगह पे कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग और ऐसे थे जो शायद देखना चाहते थे, जिन्हें पता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो जो नाटक है वो दब गया। नहीं, ऐसा दब तो नहीं गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हावी होती जा रही है धीरे धीरे। आप घर बैठे बैठे फेसबुक में, यूट्यूब में आपके पैसे भी कट जाते हैं और आपकी बात भी हो जाती है, लेकिन वहीं ड्रामा देखने के लिए आपसे अगर बोलेंगे 20 रुपये दे तो आप नहीं देते हैं। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप में आप 20 रुपये, 40 रुपये देने के लिए तैयार है। तो ये जो ड्रामा है उसको देखने के लिए भी एक धैर्य, एक अलग तरह की ऑडियंस चाहिए। हर किसी को नाटक पसंद नहीं है, एक अलग तरह की ऑडियंस, कोई समझ चाहिए। नाटक भी एक बुद्धिजीवी वर्ग की देखने की एक सोसाइटी है। हर किसी को नाटक पसंद है, क्या है नाटक है ये, उससे अच्छा तो फेसबुक में अपना टाइम पास कर लो। नाटक कोई टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं, आपको जाना पड़ेगा, उस अनुशासन में रहना पड़ेगा, चुपचाप
बैठना पड़ेगा, कुछ खाना नहीं पड़ेगा, किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको नाटक देखना तो सर पड़ेगा। इसके लिए तो हमें सामाजिक सरोकार है, जो सामाजिक सोच है, जो सामाजिक हमारी एक पूरा दायरा है, कहीं ना कहीं हमें इसमें परिवर्तन लाना होगा। बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है। देखो, नाटक की तो डिमांड रही है कि परिवर्तन लाना, समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान करना। तो उसमें नाटक तो एक बड़ी भूमिका निभा रहा है कई सालों से और निभाता रहेगा। आपको क्या लगता है कि इस विधा को और बेहतर करने के लिए या इससे और लोगों को जोड़ने के लिए क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए कि जो पहले नहीं हो पाया, जो पीछे छूट गया, जो वक्त उस वक्त नहीं हो पाया, वो आने वाले वक्त में हो? देखो, सबसे क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, एक शिक्षक के तौर पे बताइए कि एक रंगकर्मी तो आप हैं, लेकिन शिक्षक क्या चाहता है कि और बेहतर कैसे हो? देखो, सबसे पहले तो जो हमारी लोक कला है जो लुप्त हो गई है, वो चाहे हमारे लोक नृत्य हो, लोक गीत हो, लोक नाट्य हो, उनको हमें संरक्षण देना पड़ेगा। उनके लिए संस्थान बनाने पड़ेंगे जहां उनकी ट्रेनिंग दी जाती हो। ऐसा कोई संस्थान नहीं है हमारे पास जहां हमने अपने लोक नृत्यों को, लोक गीतों को प्रशिक्षण दिया जा सके। जी, पहले तो हमको उनको संरक्षण देना पड़ेगा और फिर उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे। जब तक आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाएंगे, कैसे आप उनको ट्रेनिंग देंगे? तो उनका, और फिर ट्रेनिंग के बाद उनको एक स्कूल्स में भी उनके लिए एक कोर्स डेवलप किया जाए इन चीज़ों को। और जब तक आप इसको एजुकेशन में रेगुलर के रूप में नहीं लाएंगे और साथ में प्रोफेशनल रूप में नहीं जोड़ेंगे रेगुलर, तब तक इसकी स्थिति और बेहतर नहीं हो सकती है। तो हमको ये बहुत ज़रूरी कि इसकी ट्रेनिंग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, इसको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाए। जो एक वर्ग है जो नाटक को समझता तो है, उसे जुड़ना चाहता है, लेकिन कैसे जुड़े ये नहीं जानता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, जुड़ने के लिए तो उसके लिए तो हमें अपने नाटक को और बेहतर करना पड़ेगा। देखो, जैसे आप नाटक परोसेंगे वैसे दर्शक देखेंगे। अगर आप बहुत अच्छा नाटक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत दूर से दर्शक चल के आएंगे। तो नाटक, मैं पहले भी कहा था, नाटक एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक बहुत लंबी रिहर्सल के बाद आप नाटक को मंचित करते हैं, तब जाके ऑडियंस की ताली बजती है और कलाकार का खून बढ़ता है, भले उसको पैसा कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक सेटिस्फैक्शन भी है। आज भी अच्छे कलाकारों को उनकी कीमत नहीं मिलती है, जितना फिल्म और टेलीविज़न में अच्छा पैसा मिलता है उतना ड्रामा में नहीं है। खासकर नॉर्थ में तो नहीं है, साउथ में अच्छी डिमांड है। वहाँ तो हर परिवार में आपको एक कलाकार मिलेगा और वहाँ जो नाटक के जो कलाकार हैं उनको लिए बहुत अच्छा वहाँ पर ऑफर होते हैं। लेकिन नॉर्थ में अभी, उत्तर भारत में भी इसकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी दक्षिण भारत में। तो इसके लिए और और बेहतर करने की आवश्यकता है। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी रंगमंच के संबंध में। हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि रंगमंच एक ऐसी विधा है जहां ठहराव की ज़रूरत है, जहां आत्ममंथन जरूरी है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आत्मसंतुष्टि है, लेकिन एक वक्त की यहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है कि आप किस तरह का और कैसा नाटक करना चाहते हैं। लोग जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन शायद परिस्थितियाँ और वक्त उन्हें ठहरने नहीं दे रहा। ऐसे में ज़रूरत यही है कि आप रंगमंच को समझें, नाटक को समझें और इस विधा से अधिक जुड़ें। नमस्कार।